बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आए जाती हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बयानबाजी में काफी तेजी आई है। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस की जरूरत ही नहीं समझती है इंतखाबात के लिए, वहीं पर पीडीपी की जानिब से जो हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर की, उस पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। और उस हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे ज्यादा देर तक जो पार्टी इक्तदार में रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गलतियां हैं उन्हें गिना जा रहा है। पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन कल ही 3 स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बम्पर जीत हुई है। और इस जीत को लेकर जहां बीजेपी के खेमे में काफी खुशी पाई जा रही है, वहीं पर अपोजिशन काफी मलूल भी नजर आ रही है। और इस हवाले से आज पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हुआ। और जो ही आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो बीजेपी के या एनडीए के जो लीडरान हैं वो अपने निशस्त से खड़े हुए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया। यानी आज पहला रोज था, लेकिन इस पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान ही या उससे कबल ही वजीर आजम का यह कहकर आज वेलकम किया गया है बीजेपी के मेंबरान की जानिब से कि 3 स्टेट्स के अंदर बीजेपी की जीत हुई है। और इस हवाले से जहां आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, वहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो हम आप तक थोड़ी देर बाद पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि जब आज यहां पर नारेबाजी हुई, तीसरी बार मोदी सरकार के नारों के बीच पूरा पार्लियामेंट हाउस जो है वो गूंजा। लेकिन उससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडरान के नाम मुखातिब होते हुए कहा कि वो बाहर का गुस्सा अंदर ऐवान में ना निकाले। यानी बहुत ही सही लफ्जों के अंदर चुनाव अल्फाजों का बहुत जबरदस्त था, लेकिन तनकीद का निशाना अपोजिशन की जमातें थी, खासतौर पर कांग्रेस थी। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के लिए यह सुनहरी मौका है कि पिछले 9 सालों का तरीकाकार तर्क करके अगर वो बेहतर तरीके से ऐवान में अपने मसाइल उठाएंगे तो शायद मुल्क उनकी तरफ देखने की सिम्मत भी बदलेगी। और उन्होंने कहा कि उनके लिए नए बाब भी खुल सकते हैं और दुरुस्त और पुरअमन तरीके से अगर हम 10 कदम आगे चलेंगे तो अपोजिशन को 12 कदम चलने का हौसला बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी का मुस्तकबिल रोशन होता है, लेकिन बराई मेहरबानी बाहर का गुस्सा अंदर सेशन में ना निकाले, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। उसमें बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए।
अच्छी, उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नाज़रीन, कौमी स्तर पर जब हम देखते हैं तो जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो कहीं ना कहीं कल के इंतखाबात में जरूर आए। हालांकि पार्टी लेवल पर ही ये इंतखाबात लड़े गए, इसमें जो इंडिया अलायंस है उनका ज्यादा इमाल दखल नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखते हैं कि मैसेज जो है वो गलत चली गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर स्तर पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर PAGD हो या अपोजिशन जमातों का एक मुश्तरका फ्रंट हो, उसकी जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर वो आके मुश्तरका ही रहेगा, क्या PAGD रहेगा, क्या एक साथ इंतखाबात लड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस गठबंधन के दरमियान यानी जो ये अलायंस यहाँ पर हुआ था अपोजिशन जमातों का, उसमें एक चीज खास देखी गई थी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कोई वार नहीं करती थी। यानी जो PAGD की जमातें हैं या मेन अपोजिशन की जमातें हैं, BJP मुखालफिन हैं, वो क्या करते थे कि आपस में कभी नहीं लड़ते थे, एक दूसरे पर वार नहीं करते थे। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो ये वार है ये शुरू हो गया है। और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जम्मू कश्मीर के अंदर किसी के साथ इलेक्शन के लिए इतिहाद करने की जरूरत ही नहीं समझती हैं, वहीं पर PDP भी आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आप तक ये पहुंचाने की कि ये जो वार हुआ है ये किस तरह का हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेन दो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है, अगर इनके दरमियान मुफाहमत नहीं बनती है तो जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात का रिजल्ट कुछ दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के मुश्तरका इत्तेहाद को अपने लिए एक मजबूत यानी अपने लिए एक मजबूत अपोजिशन तस्वर करते हैं। लेकिन कुछ वक्त से ये दूरियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन क्या ये दूरियां इलेक्टोरल मैदान में भी बढ़ने लगेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और हम कोशिश करेंगे अपने जो सीनियर साथी है सनम एजाज से भी इस हवाले से राय ले रखी कि आखिर ये दूरियां क्यों हैं, ये एक दूसरे पर वार क्यों हैं, ये आगे का लाहेअमल किस तरह का दिखाता है, ये हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। साल 2024 के अंदर लोकसभा के इंतखाबात होंगे। इंडिया अलायंस पहले से पुरज़्म है कि हम मुत्तहिद तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस इतिहाद की जरूरत नहीं है, लेकिन असेंबली इंतखाबात जब भी होंगे क्या उससे कबल PDP और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बढ़ती दूरियों को किस नजर से देखा जा सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि ये जो आपस का वार है वो किस तरह है, आप भी खुद मुलाजा कीजिए। हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना सर, जम्मू हम अपने दम पे कर रहे हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रिकॉर्ड
उस पर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें इत्तेहाद करने की ज़रूरत थी, क्या है। तो ये आखिरकार ये सिलसिला क्या है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, आप इस अल्फाजी वार, जुबानी वार, बयानी वार को किस नज़र से देखते हैं? कहीं इंतखाबात से कबल ये एक जलजले के झटके तो नहीं है इस PAGD इत्तेहाद के लिए? PAGD इत्तेहाद एक अलग मामला है। सियासी इत्तेहाद या इंतखाबी इत्तेहाद को हम देखें, PAGD का जिस तरह PDP बता रही है कि वो हमारा 370 या 5 अगस्त के फैसले को लेकर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बता रही है कि वो हमारा 5 अगस्त के फैसले को लेकर है। लेकिन बाकी इत्तेहादों में जो आम लोगों की एक बड़ी राय भी है और आम लोगों की एक चाहत भी है कि कहीं ना कहीं अगर ये BJP को रोकने की बात करें तो इन्हें इलेक्शन इत्तेहाद में जाना चाहिए। तो उसी इलेक्शन इत्तेहाद के हवाले से ये जो बयानात है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला का बयान हो या PDP की सदर महबूबा मुफ्ती का बयान हो, दोनों के बयान एक दूसरे पे सिर्फ इसलिए हैं जो हमें समझ आ रहा है या जो हम पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करते हैं या इन लीडरान, इनकी पार्टी के लीडरान से बात करते हैं, तो उन सबका यही मानना है कि मैं हूं ना वाली बात है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं हूं ना लग रहा है और उनको ये लग रहा है कि इस वक्त उनकी वेव चल रही है। तो इस वेव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला नहीं, उमर अब्दुल्ला ये समझ रहे हैं कि मैं किसी और पार्टी को क्यों स्पेस दूं, मेरे पास मैं हूं, मेरी पार्टी है। महबूबा मुफ्ती भी यही समझ रही है, उसको भी यही समझ आ रहा है कि अगर उसके पास फेसेस नहीं है लेकिन उसके पास कैडर है, वोटर है उसके पास, और अगर वो अच्छा कैंडिडेट उनको दे सकी तो फिर उसकी भी बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती भी ये समझ रही है कि इस वक्त कश्मीर में लोग, चूंकि अक्सर जगहों पे महबूबा मुफ्ती के बयानों की पजराई हो रही है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये बताते हैं कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती ही एक है जो कश्मीरियों की बात कर रही है। तो महबूबा मुफ्ती को जब ये मैसेज पहुंच रहे कि आपकी वाह वाह हो रही है पब्लिक में, तो उसको भी यही नजर आ रहा है कि मैं हूं। तो इसी मैं हूं में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी जो है एक तरफ से हम कहेंगे कि अना को लेके चल रही है, PDP भी एक अना को लेकर चल रही है, और इसका नतीजा जो है ये हमें पार्लियामेंट इंतखाबात में साफ तौर पे नजर आ ही जाएगा। कल के इंतखाबी नताइज भी 3 स्टेट्स के अंदर जो BJP के हक में चले गए और वहां पर भी यही बात कही गई है कि इंडिया अलायंस जो बनी है ये सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए बनी है और जो विधानसभा या असेंबली इंतखाबात है इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर रहा है कल के इंतखाबी नताइज का कि जो BJP के हक में चले गए, अगर यहाँ पर भी इतिहाद होता, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो आप और मैं देख रहे थे कि जिनका मार्जिन 500, 800, 1200, 2000 के आसपास ही रहा है और ये मार्जिन कहीं ना कहीं फिर कम हो सकता था। देखिए वहां पे तो अलग बात है, वहां की सिचुएशन, वहां की पॉलिटिकल जो फीलिंग्स है वो अलग सी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल फीलिंग्स, जम्मू कश्मीर की सिनेरियो और जम्मू कश्मीरी जो आपकी बात जो डेमोग्राफिक हुई है, जो जिसको हम कहते हैं कि हदबंदी कहते हैं, उस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे इनका अलग अलग जाना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात होंगे तो मुझे यही लग रहा है कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ सीट की जो पार्लियामेंट सीट है और फिर साउथ की सीट, ये 2 सीटें जो है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। अगर ये दोनों जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, ये दोनों जमातें इस तरह की बयानबाजी करती हैं या इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, तो साफ जाहिर है इन दोनों जमातों के पास इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैं हूं ना वाली बात है, दोनों लीडरशिप को लग रहा है कि मेरा पलड़ा बारी है, दूसरे को लगता है मेरा पलड़ा बारी है। तो पलड़ा बारी के बीच में कहीं न कहीं ये आने वाले दिनों की सियासत में दोनों को समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, और फिर उसके नतीजे के बाद सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो चाहे नॉर्थ कश्मीर की सीट हो या साउथ कश्मीर की सीट हो, अगर यहाँ पर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं आए तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल अगर साउथ में, अगर नॉर्थ में अगर इन दो का इत्तेहाद नहीं होता है तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि सजाद गनी लोन वहां से सीट निकाल लेगा। और अगर साउथ का देखा जाए तो BJP वहां से सीट निकालेगा किसी भी हाल में, क्योंकि उसके साथ जम्मू का एक बड़ा बेल्ट है, तो सारी सीट वहां से BJP निकालेगी। जबकि इससे पहले ये जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज की उनकी सीट हुआ करती है। लेकिन अगर इत्तेहाद नहीं हो तो पार्लियामेंट की 2 सीटें इनके हाथों से निकल सकती है। चलिए सदम, चूंकि आप और मैं और तज्जिया तो करते हैं, मुख्तलिफ तज्जिया निगार भी इस पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर जो वार जवाबी वार है वो सिलसिला जारी है। लेकिन सैयद अब्दुल गनी वकील का भी इसी तरह का आज का बयान है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना एनालिसिस देने के लिए। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी बात कर रहे थे कि किस तरह का सिनेरियो है अगर दोनों पार्टियों के दरमियान इतिहाद या मुत्तहिद होने का जो सिलसिला है अगर ये डिरेल होता गया तो फिर नताइज किस तरह के आ सकते हैं। लेकिन अब्दुल गनी वकील जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर है, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस आज से ही लग रहा है कि इख्तिलाफात का शिकार है।
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में भी बिगाड़ शुरू हो गया, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि ये जो बयानात आए हैं इस पर पब्लिक के अंदर भी अलग तरह की चीमा गोयां हो रही हैं। और अब्दुल गनी वकील भी कहते हैं कि एनसी और पीडीपी में जो बिगाड़ शुरू हो गई है, जिनका मकसद सिर्फ पावर होता है, उनका नतीजा बिखराव होता है। उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं इंडिया एयरलाइंस चलने वाली नहीं है, और आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का इत्तेहाद भी कहां तक चढ़ेगा, ये अब्दुल गनी वकील कहते हैं। इंडिया अपोजिशन के नाम से जो इंडिया आ गई है वजूद में हिंदुस्तान में, वो आज से ही लग रहा है कि उनमें आपस में काफ़ी इख्तलाफात हैं और वो मिल नहीं पाते। आप देखिए अभी आज से ही जो लग रहा है कल से ही कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिगाड़ शुरू हो गई है। महबूबा जी ने कल बयान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ इक़्तिदार के लिए कर रही है। इसलिए इनके पास जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जब उनका मुद्दा सिर्फ पावर है, तो जिनका मुद्दा सिर्फ पावर होता है उनका यही हाल होता है जो आज आप देख रहे हैं। कल की जो पीएचडी जो थी आज वो बिखर रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। और इवन उमर अब्दुल्ला इंडिया अपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है कि ये चलने वाली नहीं है। इसलिए जब अपोजिशन वो खुद कह रहे हैं चलने वाले नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं तो फायदा किसको होगा। आज चलिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफिन क्या कुछ कहते हैं, हमने आपकी नजर वो रिएक्शन भी कराया है। लेकिन गुलाम नबी लोन हाजुरा कहते हैं कि 3 रियासतों के अंदर जो बीजेपी के हक में नताइज आए हैं, ये दरअसल बीजेपी की कामयाबी नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की नाकामी है। हाजुरा का यह भी कहना है कि एंटी इनकमेंसी होती है जिसका नुकसान हो जाता है, और साथ ही ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस कमजोर रही होगी, और यही वजह है कि ये बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि कांग्रेस की हार है। तो ये बात कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर होता है, वो एक फैक्टर होता है इलेक्शन में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंस तो वो फैक्टर तो जरूर होता है। और ये भी जरूरी है कि हो सकता है कि कांग्रेस ने उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई हो जमीनी सतह पे, जिसका उनको खमियाजा उठाना पड़ा, और कहीं कहीं पे उनकी इनफाइटिंग भी है, उसका भी असर पड़ता है इस पर इलेक्शन पे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से हम ये नहीं सोचना चाहे कि बीजेपी की जीत है, बल्कि एक तरफ से ये भी सोचना चाहे कि ये कांग्रेस की नाकामी भी है। उनको संभलना चाहे, उनको देखना चाहे, उनके लीडरशिप को ये सोचना चाहे कि हमें कैसे इलेक्शन लड़ने चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ राब्ता करना चाहिए। इंडियन अलायंस को कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है? बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को पिछाड़ देंगे, लेकिन जरूरत है कि वो अपनी जो उनका अन्ना है, ईगो है, उस ईगो को खत्म करके वो एक साथ मिलके बीजेपी का मुकाबला करें। देखिए, मैं उसमें ये बात कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जनूबी कश्मीर बशमूल शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग अजला के अलावा वादी चिनाब के रामबन, बानिहाल, डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में रिहाइश पजीर तकरीबन 30 लाख आबादी की तबी जरूरियात को पूरा करता है। ताहम जीएमसी में जरूरी सहूलियात का फुकदान होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग में कैंसर केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जीएमसी अनंतनाग में सहूलियात का फुकदान होने की वजह से इस मौलिक मर्ज के मरीज परेशान हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला से ताल्लुक रखने वाले एक कैंसर के मरीज का कहना है कि उनके आबाई जिला में इलाज की अदम दस्तयाबी ने उन्हें सिर्फ परेशान किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अनंतनाग में कीमोथेरेपी की एक सीरीज को मुकम्मल करने के बाद मरीज को इलाज की अदम दस्तयाबी की वजह से रेडियोथेरेपी हासिल करने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा जाना पड़ता है। जीएमसी अनंतनाग में टेलीकोबाल्ट और लीनर एक्सलेटर जैसे मशीनों की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीजों को श्रीनगर और कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है। इस वक्त कम से कम 1000 मरीज इस सहूलियत के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 60 से 75% को रेडियोथेरेपी की जरूरत है।
इधर जनूबी कश्मीर शोपियां के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे शोपियां में सिर्फ एक ही चिल्ड्रंस पार्क है जो म्युनिसिपल कमेटी के करीब है, जिससे 1978 से बच्चों के लिए यहां कायम किया गया था और कस्बे के तमाम बच्चे इसमें खेलते भी थे, लेकिन बदकिस्मती से अब वहां कार पार्किंग बनाने का मंसूबा सरकार को है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की है कि कार पार्किंग के मंसूबे को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और इस पार्क को बच्चों के लिए मखसूस रखा जाए। अगर हम देखें 1978 में इसे एक चिल्ड्रन पार्क के लिए उस वक्त अनाउंस किया गया था, क्योंकि 1978 में यहाँ वाहिद पार्क थी जो बच्चों के खेलने के लिए थी और इसे बहुत से मरहलों में पैसे भी लगा दिए गए। आपको भी देख रहे हैं यहाँ एक ओपन जिम भी है जिसको भी इनाग्रेट किया गया। उस वक्त शायद ड्यूकाम ने इसे इनाग्रेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से फिर उन्हें कोई इसका पार्किंग का प्रपोजल आया, लेकिन अभी तक ना पार्किंग ही बनी और ना ही इसमें डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक मैंने सुना इसका DPR सबमिटेड है, कुछ फंड्स भी आ गए, लेकिन हमारा जो मुद्दा था इसमें मकसद था कि ये बच्चों की पार्क ही रहे, क्योंकि भाई हमारे यहाँ इस पूरे एरिया में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं। 1978 से बच्चों की पार्क। अगर ये पहले पार्क थी, पार्किंग में क्यों शिफ्ट किया गया इसको? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर ये पार्किंग बनाया गया तो आप खुद देखिए गाड़ी कैसे फैला हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आप देखिए बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, मारुति लगी है, बड़े कारें लगे हुए, फिर किस लिए पार्किंग बनाया गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर ये पार्किंग है। नाज़रीन, अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।